नाउ लेक्चर 3 में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रूल्स फॉर डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ एन अरिथमेटिक कैलकुलेशन, राइट। क्या क्या रूल हो सकता है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का, राइट। तो देख लेते हैं। द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी और एरर इन द नंबर or measured quantity in arithmetic operations can be understood from the following example, right? Following example, the first, if the length and breadth of a thin rectangular sheet are measured, right? Using a meter scale, length कितना मेजर किया गया है? 16.2 सेंटीमीटर, right? And breadth कितना मेजर किया गया? 10.1 सेंटीमीटर, right? There are three significant figures, right? इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट, इन ईच मेजरमेंट। इट मींस दैट लेंथ L में भी रिटर्न है, तो लेंथ L कैसे लिख सकते हैं? 16.2 प्लस माइनस 0.1, राइट। 16.1 प्लस माइनस 0.1 को कैसे लिख सकते हैं? 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6%, राइट। ब्रेथ ऐसे लिखा हुआ है 10.1 प्लस माइनस 0.1 एंड ब्रेथ को परसेंटेज में लिख सकते हैं 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%, right? Then the error of the product of two or more experimental values, right? Using a combination of rules will be error क्या होगा? देखो लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये वाला तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 10.1 16.2 into 10.1, right? 16.2 into 10.1, तो क्या है 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस ये परसेंटेज वाला वैल्यू है ऐड हो जाएगा, राइट, है ना। 1% प्लस 0.6% इज 1.6%, राइट। तो अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या जाएगा 163.62 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। दिस लीड्स टू द टू पुट द फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अनसर्टेनिटी और एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, राइट। यही 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना, उसी को अनसर्टेनिटी इन द एरर्स बोलते हैं। अनसर्टेनिटी और एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ये राइट। सेकंड रूल हमारे पास हो गया, if the set of experimental data is specified to n significant figures, right, a result obtained by combining the data will also be valid to n significant figures, right। अगर कोई हमारे पास सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उसके पास n significant figures है, राइट, तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा उस डाटा को कंबाइन करके, है ना, वो भी n significant figures तक वैलिड होगा। However, if the data are subtracted, the number of significant figures can be reduced. अगर डाटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। 12.9 ग्राम में से 7.06 ग्राम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। बोथ स्पेसिफाइड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 12.9 एंड 7.06, राइट। Cannot properly be evaluated at 5.84 gram, but only at 5.8 gram, as uncertainty in the subtraction or addition in combined different fashion. अनसर्टेनिटीज जब सब्ट्रैक्शन करते थे तो उसमें क्या होता था? उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते थे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। उसमें क्या देखते थे कि पॉइंट के बाद जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस है, आंसर में उतना ही डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद रहेगा। देखो इसमें पॉइंट के बाद 12.9 ग्राम है, राइट, है ना। तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस पे होगा, राइट। तो 5.8 से फुल ग्राम को लिखते हैं 5.8 ग्राम, है ना। अनसर्टेनिटीज इन सब्ट्रैक्शन और एडिशन कंबाइंड इन डिफरेंट फैशन, राइट। तो क्या लिख सकते हैं? The smallest number of decimal places rather than number of significant figures in any of them added or subtracted, right? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है पॉइंट के बाद, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द रिलेटिव एरर of a value of number specified to significant figures depends not only on n but also on the number itself, right? For example, the accuracy measurement of the mass, this mass हमारे पास कोई 1.02 gram plus minus 0.01 gram, है ना। Whereas another measurement is 9.89 gram. Another measurement is 9.89 gram is also accurate to 0.01 gram, right? क्योंकि इसके पास लास्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो कहाँ तक एक्यूरेट होगा 0.01 ग्राम का।
इसके पास भी 9.89 ग्राम के पास लास्ट पॉइंट हुआ 2 डिजिट है, राइट, तो प्लस पॉइंट 0.01 ग्राम। The relative error is 1.2 ग्राम, तो relative error कितना हुआ देखो, 0.01 upon 1.02 into 100, राइट, क्या रहेगा, प्लस माइनस 1%। And similarly, the relative error is 9.89 ग्राम है, 0.01 upon 9.89 into 100, which is plus minus 0.1 आ रहा है। Finally, remember that intermediate results in a multi-step computation should be calculated to one more significant figures in every measurement. The number of significant digits in the least precise measurement. This should be justified by the data, and then the arithmetic operations should be carried out, right? इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, तो ये वाला हो गया, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। अदरवाइज राउंडिंग एरर्स कैन बिल्ड अप, है ना, अदरवाइज राउंडिंग ऑफ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल द रेसिप्रोकल ऑफ इसे 9.58 है, कैलकुलेटेड आफ्टर राउंडिंग ऑफ तो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। जैसे इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 9.58 का, अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 9.58, तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैलिड होगा, राइट, जैसे 0.104 है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट द रेसिप्रोकल ऑफ अब जैसे 0.104 लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल अगर लेते हैं 1/0 कैलकुलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आता है हमारे पास 9.6, राइट। इसका रेसिप्रोकल लेने पे 3 डिजिट पे आ रहा है 0.104, और फिर वापस से 0.104 का रेसिप्रोकल लेने पे 9.62 आ रहा है, राइट। इट इज बेसिकली कम आउट टू बी 9.62। However, if we had written 1 by 9.58, it was 1 by 9.58, it was 0.1044, right? And then taken the reciprocal to 3 significant figures, right? 1 by 9.58 है, तो इसको ये कितना था 0.1044, राइट, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेने में 0.104 आ गया। This example justified the idea to retain one more extra digits, right? एक more extra digit रहना चाहिए than the number of digits in the least precise measurement, right? In intermediate steps of the complex multi-step calculations, in order to avoid additional errors in the process of rounding of the numbers, right? Clear? क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करने के बाद हमें चेंज देखने को मिलता है ना। अब देखते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं, यूनिट्स क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू यूनिट्स एंड डायमेंशंस। Every measurement has 2 parts, right? First is a number n, है ना, नंबर n है, right? And the other is a unit, है ना, यूनिट। जैसे फोर्स का हो गया, मान लो फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, राइट, तो ये क्या हो गया, नंबर, है ना, ये क्या, यूनिट, है ना। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर, राइट, द नंबर एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, नंबर इज 40 हो गया एंड 40 हो गया, is inversely proportional to the unit selected, right? तो जो नंबर है वो यूनिट जो सिलेक्टेड है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन यू। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी नंबर इनटू यूनिट, है ना, क्लियर, राइट। If n1 and n2 are the numerical values of physical quantities correspondingly to the unit and corresponding to the unit, जैसे n1 और n2 है numerical values of physical quantities है, और उनको उसका यूनिट है un and u2, राइट। और पास क्या आ जाएगा, n1 u1 will be equal to n2 u। This result should be remembered, इस रिजल्ट को याद रखना है ना। For example, 2.8 meter equal to 280 centimeter, right? This 2.8 meter, 2.8 meter, right? तो क्या गया, n1 u1, तो मान लो n2 निकालना है, n2 अगर देखा मान लो 280 सेंटीमीटर, राइट, हाँ, तो u2 निकल जाएगा हमारे पास, ये है ना। ऐसे 6.2 kg will be equal to 6200 ग्राम, राइट, तो n1 u1 equal to n2 u2 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है हमारे पास। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ये हमें पता है, एंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट है यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम
इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, है ना? 1 एंगस्ट्रॉम कितना है? 10 पावर माइनस 10 मीटर, राइट? फर्मी इज द यूनिट ऑफ लेंथ, फर्मी यूनिट ऑफ लेंथ होता है, राइट? यूज्ड टू मेजर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना? एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालने में यूज होता है, राइट? 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। फर्मी किस में होता है? यूज्ड टू मेजर न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट? 1 फर्मी कितना हो जाएगा? 1 फर्मी क्या दे रखा है? 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, है ना? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 15 मीटर। लाइट ईयर भी देखो, लाइट ईयर देखने में टाइम का यूज होता है, राइट? बट इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, राइट? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है? लाइट ईयर इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, है ना? तो 1 लाइट ईयर 9.4605 into power 15 मीटर, है ना? 1 लाइट ईयर इक्वल टू किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में मीन डिस्टेंस कितना? 1.5 × 10⁻11 मीटर, राइट? पार्सेक, पार्सेक क्या होता है? 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स, equal to 3.084 into 10 power 16 meter, है ना? It is called 1 parsec. Bar is the unit of area measuring scattering. एक बार्ड होता है जो कि एरिया का यूनिट होता है, जो कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कॉलिजन, राइट? तो कॉलिजन होता है, उसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालता है। 1 बार्ड कितना हो गया? 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर, राइट? ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं, राइट? Chronometer and metronome are time measuring instrument, right? Chronometer and metronome are time measuring instruments. ये दो instruments है, chronometer and metronome. ये time measuring instruments है. The quantity having same units in all the system of units is time, right? Clear? अब देखते हैं macro prefix and micro prefix, right? देखो, किलो 10 power 3 होता है, मिली 10 power minus 3 होता है, मेगा 10 power 6 होता है ना? तो इसका माइक्रो प्रीफिक्स क्या होता है? 10 पावर माइनस 6, राइट? जीगा 10 पावर 9 एंड नैनो 10 पावर माइनस 9, राइट? टेरा 10 पावर 12, पिको 10 पावर माइनस 12, है ना? पेटा 10 पावर 15, फैमटो 10 पावर माइनस 15, एक्सा 10 पावर 18, एटो 10 पावर माइनस 18, जेटा 10 पावर 21, जेप्टो 10 पावर माइनस 21, राइट? यूटा 10 पावर 24 एंड योक्टो 10 पावर माइनस 24, राइट? तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड इन एसआई सिस्टम, राइट? तो डेका 10 पावर 1 होता है एंड डेसी 10 पावर माइनस 1 होता है, वेक्टर 10 पावर 2 होता है, सेंट्री 10 पावर माइनस 2 होता है, राइट? क्लियर? अब हाउ टू राइट यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हम कैसे लिखते हैं? फुल नेम्स ऑफ यूनिट्स इवन व्हेन दे आर नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, राइट? should not be written with a capital letter. For example, Newton, what is a full name लिखना है तो इसको capital letter में नहीं लिखेगा, right? For example, full names of units even when they are named after scientists. जैसे units का full name लिखना है तो कभी भी capital letter में नहीं लिखेंगे, जैसे for example Newton, watt, ampere, meter, right? The unit should be written either in full or in agreed symbol units, right? Units do not take the plural form, right? Plural form में नहीं रहता है. For example, 10 kg, not 10 kg, but not 10 kgs. 10 kgs नहीं होगा, right? 12 watt, but not 12 watts, है ना? No full stop or punctuation mark should be used within or at the end of symbol for units, right? For example, 10 watt, no, but no 10 watt पर full stop नहीं डाल सकते, है ना? 10 watt लिख सकते हैं, है ना? देखो डायमेंशंस क्या होता है? Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised to obtain 1 unit of that quantity, है ना? तो क्या बोल सकते हैं? Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised to obtain 1 unit of that quantity, right? Dimensional analysis हम कैसे करते हैं? Dimensional analysis is the practice of checking relations between the physical quantities
by identifying the dimensions of the physical quantities, right? These dimensions are independent of the numerical multiples and constants, right? And all the quantities in the world can be expressed as a function of fundamental dimensions. Clear? अब dimensional formula देख लेते हैं. Dimensional formula, the expression showing the powers to which the fundamental units are to be raised to obtain 1 unit of derived quantity is called the dimensional formula of that quantity, right? So dimensional formula क्या बोल सकते हैं? The expression showing the power to which the fundamental units are to be raised to obtain 1 unit of derived quantity, right? Fundamental quantities का power कर सकते हैं, right? है ना? To obtain 1 unit of derived quantity. If Q is the unit of derived quantity, मान लो Q derived quantity है, तो Q क्या हो जाएगा? F to power A, B to power L to power B, P to power C, right? Then M to power A, B, L to power B, T to power C is called the dimensional formula, and the exponents A, B, and C are called dimensional, right? Huh? What are the dimensional constants? Dimensional constants क्या होता है? The physical quantities with dimensions and a fixed value are called dimensional constants, है ना? The physical quantities with dimensions and a fixed value are called dimensional. Dimensional constant होता है ऐसा physical quantity जिसके पास कुछ dimensions होता है, right? और उसके पास fixed value होता है. For example, gravitational constant G, Planck's constant H, universal gas constant R, velocity of light in vacuum C, right? ये सब dimensional constant हो गया. What are the dimensionless quantity? Dimensionless quantity क्या होता है? Dimensionless quantities are those which do not have dimensions but have a fixed value. जिसके पास dimensions नहीं होता but एक fixed value होता है. Dimensionless quantity without units, pure number जैसे pi हो गया, है ना? एक fixed number होता है pi 3.14, लेकिन कोई dimensions नहीं होता, right? E, है ना? Sin theta, cos theta, tan theta, theta, etc. ये सब dimensionless quantities है, right? Dimensionless quantities with units. ऐसा dimensionless quantity जिसके पास units होता है. पहला डायमेंशनल क्वांटिटी विदाउट यूनिट, दूसरा डायमेंशनल क्वांटिटी विद यूनिट्स. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, ये डायमेंशनल क्वांटिटी है बट इसके पास यूनिट है. जूल कांस्टेंट, राइट? जूल और कैलोरी, ये चीज राइट है. जूल अपॉन जूल कांस्टेंट क्या होता है? जूल पर कैलोरी. क्लियर? ठीक है. व्हाट इज डायमेंशनल वेरिएबल? डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होता है देखिए. डायमेंशनल वेरिएबल्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशंस एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, राइट? डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायमेंशंस, इनका डायमेंशंस होता है एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, हाउ इट इज, राइट? एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है एंड डायमेंशन होता है इसका, राइट? अब देखते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी. अब डायमेंशन लिखने के लिए लॉ ऑफ डायमेंशन लिखने के लिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी होता है. देखते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है. In any correct equation representing the relation between physical quantities, the dimensions of the terms must be the same on both sides. The term is separated by plus or minus must have the same dimensions. है ना? जैसे a plus b है, राइट? तो a और b दोनों के पास सेम डायमेंशन होना चाहिए, है ना? क्लियर? सेम डायमेंशन होता है तभी हम किसी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दो हो गया. A physical quantity Q has dimensions A, B and C. A physical quantity Q has dimensions A, B, C, length L, mass M and time T, right? Respectively. And N1 is its numerical value in a system in which the fundamental units are L1, M1 and T1, right? N1 कुछ numerical value है in a system in which fundamental units are क्या है? L1, M1, T1. And N2 is a fundamental value in another system in which the fundamental unit L2, M2 and T2, right? तो देखो N2 क्या लिख सकते हैं? N2 क्या होता है? N1 U1 is equal to N2 U2, right? So N2 can be written as N1 U1 upon U2, right? तो यहाँ से लिख सकते हैं N1 L1 plus L1 upon L2, U1 upon U2 क्या हो गया? L1 upon L2 power A, M1 upon M2 power B, T1 upon T2 power C, right? अब डायमेंशनल एक्सेस का लिमिटेशंस क्या हो रहा होता है हमारे पास. limitations of dimensional analysis. Dimensional quantities cannot be determined by this method, right?
Also, the constant of proportionality cannot be determined by this method. They can be found either by experiment or theory, right? This method does not apply to trigonometric, logarithmic and exponential function, right? Trigonometric, logarithmic and exponential functions पे ये method apply नहीं होता. This method will be difficult in case of physical quantities which are dependent upon more than three physical quantities, right? तीन physical quantities से ज्यादा पे depend है तो थोड़ा difficult हो जाता है निकालने में, right? In some cases, the constant of proportionality also possesses dimensions, right? कुछ केसेस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के पास भी डायमेंशन होता है. इन सच केसेस वी कैन नॉट यूज दिस सिस्टम, राइट? तो उस टाइप के सिस्टम में इसे ये वाला सिस्टम यूज नहीं कर सकते, राइट? इन वन साइड ऑफ इफ वन साइड ऑफ इक्वेशन contains the addition or subtraction of physical quantity, we cannot use this method to derive the expression, right? अब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख लेते हैं. 1 बार होता है 10 पावर 6 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? 10 पावर 5 पास्कल, राइट? 76 centimeter of Hg is equal to 1.01316 10 per centimeter square. इतना पास्कल इतना बार, राइट? ये याद रखना है ना? 1 टॉरिसेली और टॉर 1 mm cos Hg होता है, राइट? 1.333 into 10 power 3 10 per centimeter square और 1.333 millibar, राइट? 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second square. 1 10 to the power minus 5 Newton. 1 horsepower 746 watt, right? 1 horsepower is equal to 746 watt, है ना? 1 kilowatt hour 36 into 5 joule, right? 1 kilowatt hour 36 into 5 joule. Clear? 1 kg watt is equal to gram newton, right? 1 kg watt is equal to gram newton होता है. 1 calorie 4.2 joule, right? 1 calorie 4.2 joule. 1 electron volt 1.602 to the power minus 19 joule, right? 1 electron volt will be equal to 1.602 to the power minus 19 joule. 1 charge is equal to 10 power minus 7 joule, right? 1 charge is equal to 10 power minus 7 joule. Right? Some important physical constants. कुछ important physical constants देखिए. The velocity of light in vacuum. Velocity of light in vacuum c 3 to the power 8 meter per second, right? Velocity of sound in air at STP. Velocity of sound in air at STP का होगा 331 meter per second, right? है ना? Acceleration due to gravity 9.1 meter per second square. Avogadro number and 6.023 into 10 power 33 per mole, right? Density of water at 4 degrees Celsius 1000 gram per meter cube और 1 gram per cc. Absolute zero कितना होता है? 0 Kelvin, right? इसका मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना? एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.66 10 to the power minus 27 kg. Quantum of charge E 1.602 to the power minus 19 coulomb, right? Stephen's constant 5.67 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin square, right? Boltzmann constant is 1.38 to the power minus 23 joule per Kelvin, right? One atmosphere में कितना होता है? 1 atm 76 centimeter of Hg equal to 1.013 to the power 5 pascal, right? Mechanical equivalent of heat 4.186 joule per Kelvin, right? है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कितना हो गया? 4.186 जूल पर केल्विन, है ना? प्लैंक्स कांस्टेंट h हो गया 6.626 10 power minus 34 जूल सेकंड, राइट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट 4 pi into 10 power minus 7, permittivity of free space 10.854 into the minus 12, right? Density of air at STP 1.293 kg per meter cube. Universal gravitational constant 6.67 Newton per minus 11 Newton meter square per kg square, right? है ना? तो ये कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया हमारे पास. अब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गया हमारे पास. डिराइव्ड ऐसा ही हो इस नेम, है ना? इट्स फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में डिनोट कर सकते हैं, हर्ट्ज, राइट? सिंबल Hz, है ना? एनर्जी को किस में डिनोट कर सकते हैं? जूल, है ना? जूल सिंबल, है ना? यहाँ से लिख सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? SI यूनिट्स सिंबल, राइट? फोर्स क्या हो गया? न्यूटन, राइट? पावर वॉट, W. प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस,
राइट. कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, फैराड. मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास है वेबर, राइट. इंडक्टेंस, इंडक्टेंस है यूनिट हेनरी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, टेस्ला. क्लियर. तो ये सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, राइट. आपको देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट. तो फिजिकल क्वांटिटी उसके यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. तो एक्सेल सबसे पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. और डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, है ना. मीटर का एल, सेकंड स्क्वायर का टी माइनस टू, है ना. एंगल, एंगल आर्क और आर्क अपॉन रेडियस होता है, राइट. एंगल का यूनिट का रेडियन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एल जीरो टी जीरो, राइट, है ना. हमने पढ़ा था पिछला, राइट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन, एन जीरो एल जीरो टी जीरो. क्लियर. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या था? ओमेगा, है ना. तो रेडियन पर सेकंड. तो इसको क्या लिखते हैं? एम जीरो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन. क्लियर. एंगुलर एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स विल बी न्यूटन मीटर सेकेंड, राइट. एम एल स्क्वायर टी माइनस वन. क्लियर. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, राइट. हम जानते हैं के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट. क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन. क्लियर. एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना. तो मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, है ना. तो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जा सकता है. क्लियर. अब देखो क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. वैसा क्वांटिटी जिसके पास सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे इंपल्स एंड मोमेंटम, राइट, इसका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, राइट. वर्क, टॉर्क, वर्क, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, एनर्जी, ये सबके पास सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, राइट. वर्क हम यहाँ से राइट, है ना. तो फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस टू एंड डिस्प्लेसमेंट इज एल. तो वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना. तो ये वर्क का हो गया हमारे पास. क्लियर. एंड वर्क और एनर्जी, एनर्जी के पास सेम होता है. टॉर्क क्या होता है? टॉर्क फोर्स इन फोर एफ क्रॉस आर, राइट. तो एम एल टी माइनस टू इंटू आर का क्या हो गया? एल. एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना. टॉर्क का इतना. एनर्जी का भी सेम होगा. एनर्जी का देख लेते हैं. एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं. हाफ एम वी स्क्वायर, राइट. एम क्या हो गया? एम का एम और वी स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना. क्लियर. तो एनर्जी का भी सेम हो गया. एंगुलर मोमेंटम
प्लैंक कांस्टेंट, रोटेशनल इंपल्स, इसका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, सबका सेम होता है, राइट, है ना। फोर्स, फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सबके पास सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। क्लियर। थर्मल कैपेसिटी, एंट्रोपी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर। फोर्स, थ्रस्ट, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का क्या एप्लीकेशन? Dimensional analysis is very important when dealing with the physical quantities, right? In this section, we will learn about the some applications of dimensional analysis, right? Fourier laid down the foundation of dimensional analysis. Dimensional analysis का foundation किसने रखा था? Fourier, एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन, राइट, है ना। Fourier laid down the foundations of dimensional analysis. The dimensional formula are used to, क्या करते हैं dimensional formula को? Used to verify the correctness of a physical equation, right, है ना। Dimensional formula used to verify the correctness of a physical equation. कोई physical equation है, वो correct है या नहीं, है ना, वो verify करने के लिए यूज करते हैं। Derive a relationship between physical quantities. दो physical quantities है, उस सब के बीच में relationship निकालने में यूज कर सकते हैं। Converting the units of the physical quantities from one system to another system, right, है ना। फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में यूज करते हैं, राइट, है ना। अब देखते हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? एज वी नो, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट। जैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज है ए प्लस बी, जैसे मैंने बताया था, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। Thus, two quantities having different dimensions cannot be added together, है। जैसे दो क्वांटिटीज है, उसका अगर डायमेंशन डिफरेंट है तो उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट ऐड मास एंड फोर्स। जैसे मास kg प्लस, ऐसे नहीं कर सकते 5 kg प्लस 3 न्यूटन को ऐड कर दिया, राइट, दिस इज रॉन्ग, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट ऐड मास एंड फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, राइट, इट इज मीनिंगलेस। फॉर एनी गिवन इक्वेशन, the principle of homogeneity of dimensions is used to check the correctness and consistency of the equation, right? तो भी इक्वेशन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम पता कर लेंगे कि वो करेक्ट है ना, या फिर कंसिस्टेंट है या नहीं, है ना। The dimensions of each component on either side of the dimensions of each component on either side of the sign of equality are checked. जैसे इक्वालिटी है, दोनों साइड का डायमेंशन चेक करेंगे, एंड इफ दे आर नॉट सेम द इक्वेशन इज कंसीडर्ड रॉन्ग, राइट। हम कंपेयर भी कर सकते हैं दो सेम डायमेंशन इक्वल, लाइक अगर हमारे पास a इक्वल टू b है, तो a एंड b के पास सेम डायमेंशन होना चाहिए, तभी वैलिड होगा इक्वेशन, है ना। क्लियर। चेक, एंड इफ दे आर नॉट सेम द इक्वेशन इज कंसीडर्ड रॉन्ग। अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, है ना। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास इक्वेशन है हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, है ना। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, ना। mgh क्या होता है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम यहाँ इसे चेक कर सकते हैं, देखो LHS है, LHS का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है? m(l)p-1 का स्क्वायर, है ना। LHS मास का m, क्लियर, और वेलोसिटी का L(t-1) का स्क्वायर क्या जाएगा? m(l)2t-2, m(l)2t-2), राइट। LHS का यूनिट हो गया। RHS का mgh, mg का L(t-2) एंड h का L, राइट। तो इस m(l)2t-2, राइट।
तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन सही है हमारे पास। क्लियर? तो करेक्टनेस या कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यूज कर लिया गया। एज यू कैन सी द dimensions of LHS and RHS are the same. Hence the equation is consistent, right? Dimensions of LHS and RHS equal आ गया, इसलिए the equation is consistent. Clear? Our equation is consistent. एक एग्जाम्पल करते हैं। derive the formula of centripetal force. Centripetal force का फॉर्मूला derive करना है on a particle moving in a uniform circle, right? एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कल में मूव कर रहा है ना? तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है। एज वी नो द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कल डिपेंड्स ऑन मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स m पावर a v टू पावर b h पावर r टू पावर c, राइट? तो हर चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखेंगे? m l t माइनस 2, राइट? है ना? ये लेफ्ट हैंड साइड में, और m टू पावर a वेलोसिटी का l t माइनस 1 टू पावर b, राइट? एंड r l टू पावर c, है ना? अब देखो a b c सबको कंपेयर कर लेंगे हम यहाँ पे। क्लियर? तो a क्या आ गया 1, है ना? b प्लस c क्या आ गया 1, है ना? और यहाँ से माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 2, राइट? सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? सॉल्विंग द एबव थ्री इक्वेशंस वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू माइनस 1। फोर्स क्या था? m टू पावर a, v टू पावर b, r टू पावर c। तो a b c तीनों आ गया। m क्या है? a 1, तो इट इज बेसिकली m टू b पावर 1, v टू b स्क्वायर एंड c r पावर m v स्क्वायर बाय r, राइट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास आ गया m v स्क्वायर बाय r। क्लियर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन डिराइव हो गया बाय डायमेंशनल एनालिसिस, है ना? क्लियर है? तो ये हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो गया। क्लियर? और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।